Hello dear students. So in today's demo lecture, I am going to teach you about a very important topic that is called as biotechnology. अब ये टॉपिक आपके क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक में एज ए कंप्लीट यूनिट दिया गया है और जिसको बाइफरकेट करके दो टॉपिक्स में पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी में दो टॉपिक में इसको समझाया जाता है। पहला टॉपिक होता है बायोटेक्नोलॉजी। अब हम इसको जैसे करें तो बायोटेक्नोलॉजी के जो पहला जो है उसमें आते हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और दूसरा जो चैप्टर है वो इसके हैं एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस। अब देखो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर एक तीसरा, जैसे सब हेडिंग में आप लोग जाओगे तो उसके अंदर तीसरी बात और कही गई है टूल्स के बारे में। तो पहले हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर आज जो है उसके अंदर कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फिर जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होने वाले टूल्स क्या हैं और उन टूल्स की मदद से हम कौन से प्रोसेसेस डिराइव करते हैं। सो लेट अस स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल टूल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इन सबको समझने के बाद में आप एप्लीकेशंस को भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स एंड इन सबसे पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। क्योंकि देखो बायोलॉजी में किसी चैप्टर को समझने के लिए हमें पहले उसके डेफिनेशंस की ओर जाना होगा। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन मैं बताता हूँ। अब जो एनसीईआरटी में 3 डेफिनेशंस इसमें बोल रखी है, तो जो बायोटेक्नोलॉजी की जो ओल्ड डेफिनेशन है वो क्या कहती है, ओल्ड डेफिनेशन है वो क्या कहती है, तो उसके लिए देखो सीधी सी बात है, आपको इस बायोटेक्नोलॉजी को दो इस बाइफरकेट करके जब आप देखोगे तो ये निकल के आता है बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो प्लस टेक्नोलॉजी। अब बायो का मतलब यहां क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कोई टेक्निक। तो अब इन दो वर्ड से हम इस डेफिनेशन को डिराइव करेंगे क्या, कि टेक्निक ऑफ यूजिंग किसको, लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू डिराइव प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल फॉर ह्यूमंस। ठीक है, कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हम डिराइव करेंगे, कुछ प्रोसेस हम डिराइव करेंगे, प्रोसेसेस ऐसे डिराइव करेंगे जो ह्यूमंस को यूजफुल हो। अब इसमें 3 एग्जांपल अपने को जैसे दे रखे हैं, जैसे कर्ड, ब्रेड और वाइन। ठीक है, अब इनमें से देखो जो कर्ड होता है वो हम डेली इस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं कि भाई जो कर्ड पर जो दही होता है उसको बनाने की प्रोसेस आपने देखी होगी। अब जनरली देखो पूरे एनसीईआरटी में है ना, 12th क्लास में आप देखोगे जो इनको बनाने की प्रोसेस हैं दूसरे चैप्टर्स में भी दिए होंगे, तो इन्हीं 3 के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो इन 3 एग्जाम्पल को ही हम यहाँ भी एनसीईआरटी ने मैंशन किया। तो कर्ड है यानी ये जो प्रोडक्ट बना है ये ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होता है। अब कैसे यूज़फुल होता है, भाई आप एग्ज़ाम देने जाते हो नीट वगैरह के एग्ज़ाम, तो हमारे मम्मी पापा हैं वो हमें कर्ड मतलब चीनी, दही में चीनी मिला के खिलाते हैं, तो वो अपने लिए यूज़फुल, मतलब यूज़फुल कि भाई बच्चे के एग्ज़ाम अच्छी होगी, ये एक थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल समझाने के लिए। लेकिन देखो कर्ड होता है, कर्ड गट हेल्थ के लिए बहुत यूज़फुल होता है, तो ये ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होगा। कर्ड का जो फॉर्मेशन है, जो प्रोसेस है, जो आप डिटेल में अदर चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो उससे अपने को पता चलेगा कि ये जो ओवरऑल जो डेफिनेशन कह रही है कि ये कर्ड अपने लिए यूज़फुल हुआ, ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। यानी अब इसके बाद में कौन सी आएगी, न्यू बायोटेक्नोलॉजी। अब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि जब जैसे जैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी की समझ विकसित की, व्हेन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग बायोटेक्नोलॉजी, तो हमें बायोटेक्नोलॉजी इस फॉर्म में मिली। अब न्यू बायोटेक्नोलॉजी जो है, ओल्ड के बाद में जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है उसकी जो डेफिनेशन इन्होंने ऐसे टेक्नोलॉजी को टेक भी बोल देते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में से न्यू बायोटेक
की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, वो नई बायोटेक्नोलॉजी वो जीन के लेवल पे काम करती है। अब जीन क्या होता है, जो इनहेरिटेंस में काम आता है, यानी जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जिसका यूज होता है। तो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है ना, जेनेटिक लेवल पे काम करती है, जीन के लेवल पे काम करती है। तो जैसे इसके अंदर जो दे रखा है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की बात होती है, जो आप रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे, वैसा ही एक एग्जाम्पल। अब मैं ये दूसरे चैप्टर्स का रेफरेंस इसलिए देता हूं ताकि बच्चा लिंक कर सके यार कौन सी चीज कहां पढ़े, ताकि ओवरऑल हमें जूलॉजी एज ए सब्जेक्ट पूरी कमांड में हो। ठीक है, तो देखो टेस्ट ट्यूब बेबी जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जो होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जो अपने को मिलती है ना, जो आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट ही तो है एक तरीके से भाई, टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया। दूसरा इसके अंदर एक एग्जांपल दे रखा है कि जो जीन सिंथेसिस, जो जीन वगैरह का सिंथेसिस करते हैं वो, ठीक है। एक दे रखा है इसके अंदर वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन जो है, डीएनए वैक्सीन का डेवलपमेंट जो किया गया है वो इसके बारे में बताया गया है। और जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी एक जो आगे एप्लीकेशंस में भी इस चीज का अपने को मिलेगा, जीन थेरेपी, राइट। यानी जीन थेरेपी ओवरऑल में जैसे बताऊं आपको कि जो डिफेक्टिव जीन है, ब्रॉड में आप जो है ना एप्लीकेशन है उस वाले पार्ट में इसको पढ़ेंगे। तो जीन थेरेपी में जो डिफेक्टिव जीन जो होता है, ठीक है, डिफेक्टिव जीन को एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इसका रिप्लेस करके जो करेक्टिव जीन है उसके साथ इसको रिप्लेस करते हैं। तो डिफेक्टिव जीन को करेक्टिव जीन के साथ हम रिप्लेस करते हैं, करेक्टिव जीन के साथ रिप्लेस करते हैं। तो जब जीन लेवल पे जब बात आती है तो वो आपकी न्यू बायोटेक्नोलॉजी की बात होती है, क्योंकि अभी डेवलपमेंट इसी जो ओवरऑल इसी के अंदर हो रहे हैं। तो ये ओल्ड डेफिनेशन होगी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन होगी। अब देखो इन दोनों डेफिनेशन को मिला के एक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFBB जो शॉर्ट फॉर्म में हम बोल दें, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने क्या किया कि इनको इंटीग्रेट कर दिया। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इन्होंने क्या किया कि जो ओल्ड और न्यू बायोटेक्नोलॉजी है ना, इनको इंटीग्रेट कर दिया। तो इन्होंने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, जो उनके जो क्या कहें कि हम जो इसके पार्ट्स वगैरह हैं ऑर्गेनिज्म के, उनको इंटीग्रेट करके नए प्रोसेसेस, इंटीग्रेशन प्लस ऑर्गेनिज्म, सेल्स, मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे प्रोसेसेस भी आप बोल सकते हो, क्योंकि देखो जो एक प्रोसेस होता है उसी को सर्विसेज में, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि वहाँ पे प्रोसेसेस बोला, तो चीज़ें दोनों ही सही हैं। तो ये आपने इसमें देखा होगा। अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ में मैं इंटीग्रेशन का एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। स्पाइडर वेब आप लोगों ने देखा होगा, जो मकड़ी का जाला होता है जिसको स्पाइडर सिल्क भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा इस इंटीग्रेशन का, और कितने ब्यूटीफुल हम बोलते हैं कि इसके आउटकम्स निकल के आते हैं कि भाई एक टेक्नोलॉजी के कितने ब्यूटीफुल आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जो स्पाइडर सिल्क है, राइट, स्पाइडर सिल्क, अब देखो कितनी बढ़िया चीज़ है। स्पाइडर सिल्क जो है वो जो स्टील है, स्टील जो होता है ना अपना, उससे 5 गुना ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है। इतने स्ट्रॉन्ग स्पाइडर सिल्क होते हैं। तो स्पाइडर सिल्क, क्योंकि देखो ये एक्सप्रेशन, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हो रहा है एक सिल्क की फॉर्म में, तो कोई ना कोई जीन तो स्पाइडर के अंदर प्रेजेंट होगा जो स्पाइडर सिल्क को प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो जीन है, तो साइंटिस्ट वगैरह ने सोचा कि हम इस जीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उन्होंने उस जीन को एक्सट्रैक्ट किया जो स्पाइडर सिल्क फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके इन्होंने मिल्क के, मतलब जो गोट है, गोट के मिल्क में इसको इंट्रोड्यूस किया। जो गोट के मिल्क प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं उनके साथ इनको इंटीग्रेट कर दिया। जो गोट मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनके साथ इनको
इंटीग्रेट कर दिया। और इंटीग्रेट करने के बाद में क्या हुआ कि गोट के मिल्क में भी सिल्क का प्रोडक्शन हुआ, साथ ही साथ अगली चीज़ क्या हुई कि जो बॉडी के अंदर भी हेयर्स पे भी ये जो गोट के हेयर्स है वो भी सिल्क की फॉर्म में प्रोड्यूस होने लगे, और फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया उन जो स्पाइडर सिल्क जो उनके अंदर गोट के अंदर प्रोड्यूस होने लगे, और उसको फिर एक हायर, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत, मैंने कहा ना कि सिल्क जो स्पाइडर सिल्क होता है वो 5 गुना ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है स्टील से, तो उसको फिर है ना जो अपने जो सैनिक हैं उनके लिए, सोल्जर्स हैं उनके लिए, उनके कपड़ों के लिए, ताकि स्ट्रोंगर उनको एक मटेरियल मिल सके, बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह में इनका यूज होने लग गया। तो इस तरीके से हम देखो कितनी ब्यूटीफुली हम चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक नए एथिकल वे में चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। ये अभी ओवरऑल डेफिनेशन आपने समझी कौन की जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो ही धीरे धीरे चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप होता है कि यार ये चीज़ क्या होती है। अब देखो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो चैप्टर का नाम भी है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, तो उसमें जो मैं प्रिंसिपल्स के बारे में अभी बात करूंगा कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब 2 प्रिंसिपल्स पे काम करता है ये। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसको केमिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। अब ठीक है, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है? देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जीन के साथ कुछ इंजीनियरिंग की जा रही है, तो जो डीएनए और आरएनए है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप है वो चेंज किया जाता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए आरएनए मॉडिफिकेशन से, डीएनए आरएनए के मॉडिफिकेशन से फिनोटाइप जो है, फिनोटाइप चेंज। अब देखो वही चीज़ थोड़ा सा पीछे जो थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि जो डिफेक्टिव जीन थेरेपी है उसमें जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम उसको डिस्कवर कर लेते हैं कि कौन सा जीन डिफेक्टिव है जो आगे जाके इन जो ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बेबी के अंदर आगे जाके एडल्ट फॉर्म में जाते जाते किसी भी स्टेज में वो डिजीज कोज कर सकता है, तो उस चीज़ को हम टारगेट करके उस डिफेक्टिव जीन के साथ में एक हेल्दी जीन के साथ में रिप्लेस किया। अब तो फिनोटाइप चेंज तो हुआ ना, क्योंकि अब उसमें डिजीज प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो क्या इसका मतलब जीनोटाइप भी चेंज होगा? हाँ, क्योंकि जीनोटाइप ही तो फिनोटाइप को प्रोड्यूस करेगा, तो ऐसा मत समझना कि जीनोटाइप भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो वहाँ पे डिफेक्टिव जीन का जीनोटाइप था, उसके साथ उसको रिप्लेस करके हम करेक्टिव जीन के साथ डाल दिया तो उसका जीनोटाइप भी चेंज होगा, उसके इन्फ्लुएंस में फिनोटाइप भी चेंज होगा। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसमें जो एनसीईआरटी में आगे जो दे रखा है आपके ब्लैक करके 3 नाम दे रखे हैं, उसी पेज में अब आप जब नीचे जाओगे तो 3 उसके साथ में इन्होंने ये जो कर रखा है, जो रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर, ये 3 चीज़ है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम करते हैं, ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर होता है। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, अब यार देखो सॉरी, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब ये छोटा सा नाम लग रहा है, लेकिन देखो कि मैं अभी पढ़ रहा था तो उसमें जब मैं इस चीज़ को जब ऑनलाइन देख रहा था कि ये चीज़ क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझें तो पता चला कि आईआईटी में एमटेक होती है अकेला इस बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को। सो इट्स ए वास्ट सब्जेक्ट, अपने को समझना होगा, ये यहाँ बहुत छोटी चीज़ है और इतना डिटेल में मैं इसलिए अपने को समझना जरूरी होता है क्योंकि ताकि एक अल्टरनेटिव कैरियर ऑप्शन भी अगर बाई चांस अपने को मिल पाता है तो हम इस चीज़ में जा पाएँ। ठीक है, तो नॉलेज होगा तो चीज़ें आगे यूजफुल होती हैं। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में कुल मिला के बात है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे कि माइक्रोबियल फ्री कंटामिनेशन, मतलब जो कंटामिनेशन माइक्रोब्स के कंटामिनेशन से फ्री एनवायरनमेंट में हम ये सारा जो प्रोसेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्रिएट कर सकें। क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लेंगे उसी किसी माइक्रोब में हम भेजेंगे
तो उसके आसपास, क्योंकि इस रूम में भी अगर आप देखो तो बहुत सारा कंटामिनेशन आपको मिलेगा, वो दिखेगा, विजिबल नहीं होगा लेकिन होगा। तो उस कंटामिनेशन फ्री जोन के लिए केमिकल इंजीनियरिंग समझी जाती है। तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी का आधार क्या है इसके अंदर, और तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इसका पार्ट होता है। ठीक है, अब देखो ये प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हमें बायोटेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो एनसीईआरटी में देखो कुछ चीज़ बताई गई है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इन्होंने दो चीज़ें बोली हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में उन्होंने कुछ चीज़ बोली है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स द मटेरियल, और सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन है ये परमिट्स वेरिएशन, ये वेरिएशंस को परमिट करता है। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इंफॉर्मेशन को कंजर्व करता है और इसके अंदर ये वेरिएशंस को परमिट करता है। अब क्या हुआ कि जो हाइब्रिडाइजेशन के जो ट्रेडिशनल मेथड थे, आप जो जेनेटिक्स में भी ये चीज़ पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के जो ट्रेडिशनल मेथड्स जो थे ना, ट्रेडिशनल मेथड्स, अब जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट तो लेते थे, लेकिन वो जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ में जो नॉन एसेंशियल, जो हमारे इंटरेस्ट का जीन नहीं था, वो भी आगे नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर होता था। तो इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस अनवांटेड जीन जो हमारे काम का नहीं है, वैसे उसका इंडिविजुअल कोई काम हो सकता है, लेकिन हमें जो टारगेट हो कि भाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हम प्रोड्यूस करें, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मतलब जिसके अंदर अच्छे जो कैरेक्टर्स हों वो नेक्स्ट प्रोजेनी में जाने चाहिए, तो हम वही चीज़ टारगेट करना चाहते हैं। लेकिन अनवांटेड जीन जो है वो भी ट्रेडिशनल जो मेथड्स होते थे हाइब्रिडाइजेशन के, उनके साथ में वो आते थे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोटेक्नोलॉजी ने इस चीज़ को अच्छे से इस चीज़ के ऊपर टारगेट किया और हम जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ अपना काम कर पाए। अब ये किस तरीके से, एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा कि ये जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है ये काम कैसे करती है। ठीक है, उसको समझने के लिए मैं अभी एक डायग्रामेटिक फॉर्म में हम लेंगे इसके अंदर। ठीक है, जिसमें सारे एक बेसिक जो आइडिया आपको पड़ जाएगा कि जिसके टूल्स क्या होते हैं, कैसा क्या होता है। तो देखो, दिस इज बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल। ठीक है, इस बैक्टीरिया का खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, साथ ही साथ इसका एक हम कहें कि एक प्लाज्मिड भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर प्लाज्मिड क्या होता है इसके अंदर, है ना। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए। अब दूसरी तरफ है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द इंसुलिन जीन। ठीक है, ये दूसरा अपने हमारे पास एक, ये कहें कि ये दूसरा इसके अंदर इंसुलिन का जीन है। ठीक है, जिसको फॉरेन डीएनए भी हम कहेंगे, जो एनसीईआरटी में इस चीज़ को दे रखा है, फॉरेन डीएनए इसका नाम दिया गया है। ठीक है, ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये भी जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी सेल के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट है। अब इनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, इनको एक्सट्रैक्ट किया, इनको हमने एक्सट्रैक्ट करके पहला काम क्या किया कि जो सर्कुलर डीएनए है प्लाज्मिड, हमने ये प्लाज्मिड को लिया इसके अंदर, और यहाँ पे ये इंसुलिन का, इसके अंदर इंसुलिन का जीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इंसुलिन जीन, मैं जैसे इसके अंदर एग्जांपल आपको लिख देता हूँ इंसुलिन जीन का। अब अगला काम क्या होगा, देखो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए है जो बैक्टीरिया के अंदर, हमने इनको एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब इसकी एक खासियत होती है, इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती हैं, ओरिसाइट होती हैं। ठीक है, इसमें ओरिसाइट होती है एक, ओरिसाइट, यानी ओरिसाइट की क्या खासियत होती है कि इसके ऊपर पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड होगा और इसकी मल्टीपल कॉपी बनाने में हेल्पफुल होगा।
ठीक है, ये ओरिसाइट की इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब ये पॉलीमरेज जो मैंने अभी नाम लिया है, ये इसके टूल्स हैं, मैं अभी लास्ट में बता दूंगा कि क्या क्या टूल्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब ये ओरिसाइट क्या, अब जो है ना अगला काम क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो इनको पर्टिकुलर एरिया से काटता है। उनकी एक पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, जो एक डिटेल में आप इस चीज़ों को पढ़ोगे तो पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो ये 1 मिनट, एक इसको इसने कट कर दिया पर्टिकुलर साइड से। ठीक है, यहाँ से इसको पर्टिकुलर साइड से कट किया। ऐसा ही इंसुलिन के इसका भी, इसके काफ़ी पार्ट्स कट हो गए। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इनको कट कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद में क्या होगा कि अब इसके साथ इसको जोड़ने का काम कर दिया। लेट्स शो इट बाय डिफरेंट कलर। ये अलग कटिंग हो गई इनकी। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या होगा, लाइगेज जो है इनको, लाइगेज जो है, लाइगेज यानी जिसको मोलिकुलर ग्लू भी बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मोलिकुलर सीजर्स होते हैं क्योंकि काटने का काम करे, ग्लू है ये इनको जोड़ने का काम करेगा। तो ये यहाँ पे जोड़ने का काम इसमें किया और ये यहाँ पे इसके साथ आके जुड़ गया। तो ये क्या जो है ये रिकॉम्बिनेंट बन गया। ठीक है, समझ गए होंगे कि रिकॉम्बिनेंट हमने इसका फॉर्मेशन कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे प्लाज्मिड की बात करूँगा। जो प्लाज्मिड होता है ये मोलिकुलर व्हीकल होता है, ये मोलिकुलर व्हीकल होता है। ठीक है, अब क्योंकि देखो इसमें ज़रूरी है अपने को समझने की, जो जीन जो है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको आप ऑर्गेनिज्म में सेंड करोगे। सेंड करने के बाद में उसके अंदर ऐसा है कि वो डायरेक्टली आप इंसर्ट नहीं कर सकते उसके अंदर। ठीक है, तो इसके लिए जो प्लाज्मिड होता है एक मोलिकुलर व्हीकल होता है। तो ये इसकी हेल्प से ये ऑर्गेनिज्म जो होस्ट डीएनए होता है, उस होस्ट डीएनए के अंदर ये चला जाता है इसमें। ठीक है, तो मोलिकुलर व्हीकल के ऊपर, इसके ऊपर चढ़कर ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये प्लाज्मिड, हमने मोलिकुलर व्हीकल की बात की यहाँ पे। ठीक है, अब अगला देखो, अगली चीज़ क्या है, नेक्स्ट हम जो रिकॉम्बिनेंट है ये होस्ट एनिमल है उसके अंदर अपन भेजेंगे। ठीक है, अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा के नेक्स्ट हम चलते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट इकोलाई हम नया जो दूसरा लेंगे, इकोलाई का खुद का भी जेनेटिक मटेरियल है। साथ ही साथ हमने अगली जो चीज़ की कि यहाँ पे प्लाज्मिड को इसके अंदर कर दिया। प्लाज्मिड को करने के बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो इंसुलिन हमारा जीन है वो इसके अंदर कर दिया। अब ओरिसाइट जो है ना, देखो ओरिसाइट की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली, इनके अंदर ओरिसाइट भी प्रेजेंट होती है। ये इसकी ओरिसाइट है। ठीक है, ये और इसकी ओरिसाइट होती है। अब ये ओरिसाइट का काम क्या है कि यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ेगा और पॉलीमरेज एंजाइम ये इसकी मल्टीपल कॉपीज हेल्पफुल करेगा। तो अब जो मल्टीपल कॉपीज है मैं इस आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ। जैसे ये इकोलाई है, ये इसकी मल्टीपल कॉपी, जिसके अंदर 2 कॉपीज़ मैं अभी दिखाता हूँ। ये इसका खुद का, ये इसके अंदर है। ठीक है, और ये मल्टीपल कॉपीज इसके अंदर बन गई हैं। तो ये मल्टीपल कॉपीज होगी इसकी, ये मल्टीपल कॉपीज है। अब देखो ये इकोलाई खुद भी तो रिप्रोड्यूस करेगा। देखो इसमें ड्रग रेजिस्टेंस जीन एब्सेंट होता है, तो उसके कारण ये इजीली ये इसको हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते, तो ये चॉइस रहता है इकोलाई का। अब नेक्स्ट है, ये खुद भी तो रेप्लिकेट करेगा, ये खुद भी रेप्लिकेट करेगा। तो खुद रेप्लिकेट करेगा तो इस तरीके से इकोलाई के 2 जनरेशन्स हो गई। तो जो जनरेशन ये खुद का मटेरियल है इसका, एंड हम अगला जो देखें, ये इसकी कॉपीज़ बनाते हम। तो ये इसकी कॉपीज़ हो गई, ये इसकी कॉपीज़ हो गई, ये इसकी कॉपीज़ हो गई, ये इसकी कॉपीज़ हो गई। तो
फाइनली देखो एक से कितना अपने को हमको मिल गए, 4 मिल गए एक तरीके से, ठीक है, एक से अपने को 4 मिल गई। जैसे एक तरीके से ये मल्टीपल कॉपीज हो रही हैं तो ये जीन क्लोनिंग हो गई, ठीक है, ये जीन क्लोनिंग इसके अंदर, इस जो हम कहें कि जो बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट होता है कि भाई जीन क्लोनिंग जो हमने बताया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अलग अलग पार्ट होते हैं, रिकॉम्बिनेंट बनाते हो, फिर जीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया, फिर जीन क्लोनिंग बनाया, फिर जेनेटिक ट्रांसफ़र है, तो वो अगले स्टेप में वो चीज़ें होती हैं। तो ये ओवरऑल हम चीज़ इसके बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको जो टूल्स हैं वो टूल्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। हालांकि चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, लेकिन सब हेडिंग्स के अंदर आप देखना टूल्स भी बोल रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं अगर अगली जो चीज़ बोलूं कि टूल्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये कहें कि बायोटेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो पहला टूल क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम क्या होगा कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ये टारगेट करते हैं, और वो कट करते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो अपना फॉरेन डीएनए था, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उसको भी इन्होंने काटा था, और साथ ही साथ प्लाज्मिड को भी इन्होंने काटा था। तो इसको जो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर सीजर, जो 2 टाइप के होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, 2 टाइप के इसके फॉर्म होते हैं। तो वो भी मैं लिख देता हूं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो गए। फिर इसके बाद में अगला क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद में देखो कट करने के बाद में वो भाई ऐसे पड़े हुए थे तो उनको अपने को वापस भी जोड़ना था। तो उसको जोड़ने के लिए हमारे पास क्या चाहिए था, लाइगेज, जिनको मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, तीसरा जो चीज यूज होगी वो था पॉलीमरेज। क्या था, पॉलीमरेज है वो जो मल्टीपल कॉपीज, जो और इस साइड मैंने बोला ना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो एक प्लाज्मिड या एक वेक्टर की इंपॉर्टेंट खासियत होती है। और वेक्टर के बारे में थोड़ी सी और चीज़ मैं अभी बताऊंगा। तो पॉलीमरेज है जो मल्टीपल कॉपीज में हेल्पफुल होता है, मल्टीपल कॉपीज, ये तो बेसिक हो गया। फिर इसके बाद में अगला जो है, पॉलीमरेज के बाद में अगला जो है वो है वेक्टर, जिसका दूसरा नाम हम बोलें मॉलिक्यूलर व्हीकल। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर व्हीकल, इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट होनी चाहिए। तभी तो हमने जब उसको बाहर निकाला और दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब डाला तो वो वहाँ पे सेल्फ रेप्लिकेट कर रहा है पॉलीमरेज की हेल्प से। पॉलीमरेज वहाँ के जुड़ेंगे और सेल्फ रेप्लिकेट करके वो वेक्टर होंगे। अब वेक्टर देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप देखोगे ना कि वेक्टर किसके द्वारा डिजीज ट्रांसफर हो रही है, तो उसके ऊपर जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है वो वेक्टर के बॉडी के अंदर जाके वो डिजीज कोज करता है। तो ये वेक्टर हो गया जो एक मॉलिक्यूलर व्हीकल होता है। इसकी खासियत क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैं कहता हूं। जैसे हम वेक्टर क्या यूज करते हैं, प्लाज्मिड यूज करते हैं, वेक्टर हम प्लाज्मिड यूज करते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए, ठीक है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। अब देखो इसके ऊपर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट चढ़ गया है, हमने इसके ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कर दिया। अब क्या इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट होना चाहिए, कि भाई जो वो खुद मैंने जो बताया था ना कि वो 1 से 2 बन गए, तो सेल्फ रेप्लिकेट हो रहा है। प्लस इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन,
जेन जी बोलते हैं आज की जनरेशन को, तो वही जेन लिख रहा था मैं, तो नेक्स्ट जनरेशन में इस चीज़ को ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो ये वेक्टर की ये प्रॉपर्टी होगी जो मोलिकुलर व्हीकल होगा। इसके अलावा अगली जो है, जो अगला टूल है, जो एक इम्पोर्टेंट टूल है इसके अंदर यूज होता है, वो क्या होता है, वो होता है होस्ट ऑर्गेनिज्म। वो क्या होता है, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये हमने जो है, जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जितनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप लोगों के साथ इसमें शेयर की। कि मैं एक बार इसका ओवरव्यू आप लोगों के साथ में दे देता हूँ, कि ओवरव्यू देने के लिए ओवरव्यू के बारे में जो बात होगी वो ये है कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आपको पता हो, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पता हो, जो ओल्ड, न्यू और यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो एक इंटीग्रेशन का काम करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगले है जो इसका, अगली जो मैं बोलूँ बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स जो हैं, प्रिंसिपल्स में दो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। प्रिंसिपल्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के 3 बेसिक जो कंसेप्ट्स होते हैं, उसके अंदर आपके जीन क्लोनिंग, मतलब मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन फॉर्म करना, उससे पहले रिकॉम्बिनेंट बनता है, एंड उसके बाद में रिकॉम्बिनेंट के बाद में जीन क्लोनिंग, और फिर उसके बाद में जीन ट्रांसफर। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। और अगला जो है वो अगला क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग होगी। अब देखो, जो प्रोसेस जो मैंने बताया था उसमें देखो एक चीज़, छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके अंदर कुछ टर्म्स भी नाम उसके अंदर यूज होते हैं। वो टर्म्स को एक बार मैं वापस बोलता हूँ। कि फॉरेन डीएनए प्लस प्लाज्मिड, ये मिलके क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट विद द हेल्प ऑफ लाइगेज, मोलिकुलर ग्लू। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट जब होस्ट के अंदर जाता है, जब होस्ट में जब हमने ट्रांसफर किया था, ताकि प्लाज्मिड तभी तो यूज किया कि आप होस्ट में इसको भेजोगे, तो इसको बोलते, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और ये जो इकोलाई है, जो होस्ट मोलिक्यूल है, ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। फिर इसकी जो मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, तो ये जीन क्लोनिंग से मल्टीपल कॉपीज, जीन क्लोनिंग से हमने इसकी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म कर दी गई है। तो ये बेसिक आपको अगर समझ में आ गया, आई थिंक यू हैव मेंटेन एंड लर्न द ऑल कंसेप्ट्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। जो बेसिक है हमारा, जो आधार बन चुका है, इसका बेस बन चुका है। अब इसके बाद में डिटेल्स, इनके टूल्स के, हर टूल की एक एक प्रॉपर्टीज़ होती है, वो भी हम सीख सकते हैं। फिर वो प्रोसेसेस हैं वो सीख सकते हैं। तो ये आई होप कि आपको चैप्टर में इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा, क्योंकि तभी तो आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे भाई। 45 क्वेश्चंस जूलॉजी में स्कोर करने के लिए इसके जो 9 से 10 क्वेश्चंस आते हैं दोनों चैप्टर्स के लिए, वो आपको सही करने होंगे। और एक एज एन अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस इफ इन द लेटर एस्पेक्ट और इन द लेटर पीरियड ऑफ योर लाइफ, अगर आपको कभी इंटरेस्ट डेवलप हुआ बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि मेडिकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये निकल के आता है, तो वो उसके लिए आपको ये कंसेप्ट सारे समझ में आने चाहिए। तो ये एक बेसिक जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, और कुछ एड ऑन किया, कुछ फ्लेवर्स डालने की कोशिश की गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's video. Thank you.